नेक्स्ट देखते हैं हम आर एल पैरेलल सर्किट। ओके, आर एल पैरेलल सर्किट है, तो अभी हमने सीरीज़ देखी है, उस पैरेलल में शुरू करेंगे। सबसे पहले आर एल देख रहे हैं, फिर आर सी देखेंगे, फिर आर एल सी देखेंगे। अब यहाँ पे मेन क्या बात है कि सारी जो बात होगी वो आपकी आई में बात होगी। ओके, क्योंकि पैरेलल की बात आ गई। पैरेलल में क्या होता है आपको पता है कि करंट डिवाइड होती है और वोल्टेज सेम रहता है। जब वोल्टेज सेम रहता है तो वोल्टेज में बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। मेन चीज़ यहाँ पे ये है। अब तो ये आपका जो करंट है, मेन करंट आई डिवाइड होगी आई आर और आई एल में। ओके, ये आर और एल है। और पावर फैक्टर की बात करेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा, आई आर अपॉन आर, जी अपॉन वाई, पी अपॉन एस। ठीक है, पी अपॉन एस तो सेम है और वी आर अपॉन वी की जगह आई आर अपॉन आर हो गया। जी अपॉन वाई अभी हम देखेंगे कि जी और वाई क्या होता है। ओके, यहाँ पे क्योंकि बात हम कर रहे हैं करंट में, और करंट आर एल सर्किट में करंट क्या करती है, करंट आपका लैग करती है। तो यहाँ पे पावर फैक्टर जो होगा वो लैग करेगा, ओवरऑल वो लैग करेगा, हम ये कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे फिर हम क्या लगाते हैं, केसीएल लगाते हैं। ये हमने केसीएल लगाया, ये केसीएल इस नोड पे लगाया, तो आई इसमें जा रही है और ये आई आर और आई एल के फॉर्म में निकल रहा है। तो आई इजकल टू आई आर एंगल जीरो। ठीक है, रेजिस्टेंस में तो आपका एंगल जीरो रहेगा, और एल में अगर करंट की बात करेंगे, एल में तो वो लैग करेगी वोल्टेज से, तो -90 डिग्री, इसमें -90 डिग्री। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, आई को वी वाई जेड लिख सकते हैं, सबको पता है। ओके, वी इज़ आई जेड और आई इज़ वी वाई जेड, तो ये लिख दिया। आई आर को वी बाई आर लिख दिया, और एंगल जीरो है तो एंगल जीरो का तो कोई मतलब नहीं, और ये एंगल -90 डिग्री, इसलिए माइनस जे लिख दिया। माइनस जे के संग आई एल को वी अपॉन एक्सएल। अब यहाँ पे मेन बात क्या है आपका कि जो ये जो 1 अपॉन जेड है, यही आपका वाई होता है। तो दिस इज एडमिटेंस और जेड इज इम्पिडेंस। तो रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस इज एडमिटेंस, एंड 1 अपॉन आर क्या है आपका, ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है। तो ये आर और सॉरी वाई और जी यहाँ से आया आपका। तो ये इक्वेशन बन गई वी वाई इजकल टू वी जी माइनस जे वी बी एल। अब यहाँ पे ये हमारा इंडक्टिव ससेप्टेंस है। अभी रिएक्टेंस देख रहे थे, अब ससेप्टेंस यहाँ पे आ जाएगा, ससेप्टेंस। तो उसे हम बी से डिनोट करते हैं। तो कुल मिला के वी को भी यहाँ से हटा देंगे, तो वाई इजकल टू जी माइनस जे बी एल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, डिफरेंट इक्वेशन है। ये कहाँ आई है, ये आर एल पैरेलल सर्किट के अंदर आई है ये इक्वेशन। ओके, तो ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। बाकी वाई क्या है, बी एल क्या है, जी क्या है, ये हमने देख लिया। और फिर अपने उसी चीज़ पे आएंगे, पावर ट्राइंगल्स बनाएंगे, वोल्टेज ट्राइंगल, पावर ट्राइंगल, इम्पिडेंस ट्राइंगल। हम यहाँ पे क्योंकि हम करंट के फॉर्म में बना रहे हैं, तो हमें वोल्टेज को रेफरेंस लेके करंट को दिखाना पड़ेगा। तो आपका ये जो करंट है, ये क्या कर रही है, ये आपका लैग कर रही है, और ये जो ये स्ट्रेट लाइन है, ये आपकी वोल्टेज की लाइन है। तो वोल्टेज और आई आर एक ही साथ है। ओके, और करंट ये वाली जो है ये लैग कर रही है। फिर ये आपका आई एल हो गया इधर। तो जब हम ये एंगल थीटा हो गया, जब हम इसका बनाएंगे तो y इजकल टू, पहले तो इम्पिडेंस ट्राइंगल, y इजकल टू रूट ऑफ जी स्क्वायर और बी एल स्क्वायर। ओके, वो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि y इस तरफ है, g और बी एल इस तरफ है। तो y इजकल टू रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर, और टेन थीटा इजकल टू टेन इनवर्स बी एल अपॉन, और ये g है g। जैसे वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे एक्सएल अपॉन आर होता था, इस तरीके से होता था, ये आर बाई जेड होता था, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती थी। ओके, यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, वहाँ पे आर बाई जेड होता था या फिर आर बाई एक्सएल होता था, वहाँ पे आर बाई एक्सएल होता था। अब क्योंकि पैरेलल हो गया इसका अपोजिट, तो आर वाली जो टर्म है, आर से एसोसिएटेड टर्म है, उसको नीचे भेज दो, जी को नीचे भेज दिया, और एक्सएल के एसोसिएटेड उसके जैसी बी एल उसको ऊपर। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने की है, यहाँ पे आपका माइनस भी आएगा। ओके, यहाँ पे अब माइनस आना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ ये आई आर है, आई एल है, आई ये तो सिंपल है, तो आई इज रूट ऑफ आई आर स्क्वायर प्लस आई एल स्क्वायर, और टेन इनवर्स माइनस माइनस यहाँ पे भी आएगा, फिर वही आपका आई एल अपॉन आई आर। तो ये इक्वेशंस जो हैं, और थीटा का है कि टेन इनवर्स, ये सब याद रखेंगे एक एक चीज़ कि टेन इनवर्स माइनस आएगा, फिर ऊपर क्या होगा, नीचे क्या होगा, ये सारी चीज़ें। पावर ट्राइंगल अगेन सिमिलर, बट हाइपोटेन्यूज अब क्योंकि नीचे की साइड है, तो एस ये हो गया, पी तो फिर आपका उधर ही रहेगा, और क्यू एल इज इक्वल टू वी स्क्वायर बी सी, सॉरी बी एल, दिस इज बी एल। तो इस तरीके से एस क्या हो जाएगा, रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू एल स्क्वायर। ये तो सेम इक्वेशन ही है जैसे वहाँ पे होती है, तो टेन इनवर्स क्यू एल अपॉन पी, तो ये लगभग वही सेम इक्वेशन है, यहाँ पे कोई अंतर नहीं है। तो ये इक्वेशन आई आपकी। अब नेक्स्ट देखते हैं इसी के आगे टॉपिक क्या है हमारा। तो अब देखते हैं आरसी पैरेलल सर्किट। अब सी की बात आ जाती है। अब यहाँ पे ये जो करंट आई है, फिर से ये वही बात है कि दो करंट में आई और आई सी, ये आई आर बोल सकते हैं इसको, आई आर, इसमें डिवाइड हो जा रही है। ओके, तो इसमें फिर सेम वही चीज़ें, पहले ट्राइंगल बनाएंगे। तो इसमें क्या है, क्योंकि करंट लीड करती है और हमें करंट के फॉर्म में दिखाना है, तो करंट को हमें हाइपोटेन्यूज के तौर पे ड्रॉ करेंगे। अब ये सोर्स करंट जो यहाँ वोल्टेज सोर्स से निकल रही है, यहाँ पे वोल्टेज और आई आर,
वहाँ पे क्या होता था कि वोल्टेज आगे होता था आई आर वी आर यहाँ होता था, मतलब जब वहाँ की बात करेंगे, जैसे हम आर सी सीरीज सर्किट की बात करें तो वहाँ पे यहाँ पे वी आर होता था, यहीं पे आई होती थी, और आपका वी आपका यहाँ होता था, और वी सी आपका यहाँ होता था, वी सी। तो वी सी की जगह आई सी तो यहाँ आ गया, यहाँ वी की जगह यहाँ आई आ गया, यहाँ वी आर की जगह उल्टा आई आर आ गया, और आई की जगह यहाँ ये वी आ गया, उल्टा हो गया सब कुछ। ओके, तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद KCL लगाएंगे, इसमें KCL लगाई, आई इजकल टू, एक तो आई आर में ये डिवाइड हुई है, और दूसरा आपकी करंट किस में डिवाइड हो रही है, आपको पता है आई सी में। तो आई जो करंट है वो दो उसमें डिवाइड हो गई है, आई जो करंट है ये आपका दो उसमें डिवाइड हो गई। अब ये प्लस 90 डिग्री, क्योंकि वो यहाँ से भी दिख रहा है, अब ये लीडिंग वाली कंडीशन आ गई। ओके, करंट लीड कर रही है आपकी वोल्टेज से, तो IC और ये एंगल 90 डिग्री पॉजिटिव। ओके, तो V बाई जेड सेम उसी तरीके से V बाई आर, तो ये कुल मिला के यहाँ सेम इक्वेशन आई, बट यहाँ पे बीच में पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव कहाँ रहेगा आपका RC सर्किट में, RC और पैरेलल सर्किट में, ये याद रखेंगे, ये पॉजिटिव रहेगा इसमें साइन बीच में। उसके बाद फिर वही अपने ट्राइंगल पुराने, तो ये तो सिंपल ट्राइंगल है, आई आर आई सी। ओके, तो यहाँ पे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि I इजकल टू आपका रूट ऑफ आई आर स्क्वायर प्लस आई सी स्क्वायर, और थीटा इज tan इनवर्स आई सी अपॉन आई आर। यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि हम करंट के टर्म्स में बात कर रहे हैं और करंट ही लीड कर रही है। ओके, सो अब जैसे यहाँ भी बोल सकते हैं, जैसे कि हम बात करें अगर RC और RL सीरीज सर्किट की, तो सीरीज सर्किट की बात करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज आपका लैग करेगा। जब वोल्टेज लैग करेगा तो यहाँ पे भी हम जब थीटा निकालेंगे ना, तो वो tan इनवर्स माइनस के फॉर्म में आएगा, VC बाई VR, ये याद रखेंगे। ओके, सो आगे चलते हैं। ये आपका इम्पिडेंस ट्राइंगल हो गया, एडमिटेंस ट्राइंगल बोलेंगे बेटर इसको। ये थीटा है, ये एडमिटेंस हो गया, ये आपका कंडक्टेंस हो गया, ये BC हो गया। ओके, कैपेसिटिव ससेप्टेंस, तो रूट ऑफ वाई स्क्वायर इज जी स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो सिंपल वही tan इनवर्स BC अपॉन G। अब ऐसे ही हम बात करेंगे पावर ट्राइंगल की, तो पावर ट्राइंगल सिमिलर वही अपरेंट पावर ट्रू पावर और ये रिएक्टिव पावर QC, तो उस तरीके से हो जाएगा। तो रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर ये सेम रहेगा जैसा पहले होता था। अब यहाँ पे बात करेंगे पावर फैक्टर की। पावर फैक्टर क्योंकि हम RC सर्किट की बात कर रहे हैं और क्योंकि पैरेलल है तो करंट की फॉर्म में बात कर रहे हैं, करंट RC के लिए लीड करती है, तो पावर फैक्टर यहाँ पे लीडिंग हो जाएगा। तो कॉस थीटा इज IR अपॉन I, G अपॉन Y और P अपॉन S। तो एक बार पावर फैक्टर को मैच करके देखते हैं। तो ये G अपॉन Y है, P अपॉन S है, यहाँ पे हमारा यहाँ पे पावर फैक्टर की बात कर रहे थे, तो पावर फैक्टर हमारा G अपॉन Y यहाँ पे भी था, पावर फैक्टर सेम रहेगा, मतलब ये कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ यहाँ पे IR अपॉन I है और वहाँ पे भी सेम है, तो G अपॉन Y P अपॉन S सेम है, पावर फैक्टर सेम है, बस क्योंकि ये पैरेलल सर्किट है ना, यहाँ G और Y के फॉर्म में है, और यहाँ पे भी पावर फैक्टर आपका वही है, G अपॉन Y IR अपॉन R। और सीरीज सर्किट में हो जाएगा तो वो R और Z के फॉर्म में होगा। सीरीज सर्किट के लिए पावर फैक्टर यही R अपॉन Z हो जाता है। ओके, और VR अपॉन V हो जाता है। ये सब चीज़ें ये रहती है, लगभग ये कह सकते हो कि इतने सारे फॉर्मूले पावर फैक्टर के ही हैं। ठीक है, VR अपॉन V के फॉर्म में, R अपॉन Z के फॉर्म में, P अपॉन S, G अपॉन Y, IR अपॉन I, ये सारे बहुत सारे आपके पावर फैक्टर हो गए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं RLC पैरेलल सर्किट की। RLC पैरेलल सर्किट में क्या है, आपकी करंट I है जो कि डिवाइड हो रही है IR, IC, IL के फॉर्म में, तो नो वरीज। उसके बाद हमारा ये हमने ट्राइंगल बनाया, जैसे हमने V वाले केस में देखा था, क्या देखा था, VC माइनस VL या VL माइनस VC, डिपेंड करता है कि कौन बड़ा है। तो वैसे ही हम यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, IC माइनस IL। ओके, इस वाले केस के लिए हम क्या मान रहे हैं कि भाई IC ग्रेटर देन है IL से, तभी इसका डिफरेंस ले रहे हैं। ठीक है, ये अज्यूम कर रहे हैं। इस वाले केस में दोनों केस हो सकते हैं, IL ग्रेटर देन हो सकता है IC से और IC ग्रेटर देन हो सकता है IL से, हमें नहीं पता, दोनों केस हो सकते हैं। तो ये आपका ट्राइंगल यहाँ पे थीटा, ये आपका टोटल I, ये IR और यहाँ पे IC माइनस IL, इसी ट्राइंगल को यूज़ करेंगे। सो लेट IC इज ग्रेटर देन IL। अदर टू केसेस क्या होगा, IC आपका लेस होगा और इक्वल होगा। इक्वल तो वही हो गया यूनिटी पावर फैक्टर, तो ये भी प्रेजेंट होंगे। अब KCL हमने लगाया तो IC एंगल 90 डिग्री और IL, क्योंकि करंट इंडक्टर के लिए लैग करती है तो इसलिए यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, माइनस कहाँ आएगा, ये चीज़ याद रखेंगे। तो करंट इंडक्टर के लिए लैग करती है इसलिए यहाँ माइनस 90 डिग्री आएगा, ये प्लस 90 डिग्री, ये 0, तो ये VYZ इस तरीके से। तो जो इक्वेशन हमने पहले बनाई थी, यहाँ पे आपका V चला जाएगा, इस इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं फ्रेम करके, तो Y इजकल टू G प्लस JBC, और ये इस तरीके से कर देंगे BC माइनस BL। तो ये सेम इक्वेशन है, बट बस वहाँ पे क्या होता था कि Y इजकल टू G प्लस, वहाँ पे केवल एक टर्म होता था, या तो BC था या BL था, यहाँ पे दोनों हो जाएंगे BC माइनस BL, क्योंकि BC को हमने मतलब ज़्यादा माना है।
तो ये v इससे हटा देंगे, v हटा देंगे तो जो बचेगा वो आपका इक्वेशन हो गई। अब फिर हमने तीनों ट्राइंगल यहाँ बनाए हैं। पहला ट्राइंगल करंट का ही है, तो करंट का तो इक्वल ईजी हो गया, आई आर स्क्वायर रूट ऑफ फिर आई सी माइनस आई एल, जैसे वहाँ होता था वी सी माइनस वी एल या फिर वी एल माइनस वी सी, तो वैसा ही हो गया। तो tan इनवर्स आई सी अपॉन आई एल माइन अपॉन आई आर। फिर आता है आपका एडमिटेंस ट्राइंगल वाई जी बी सी माइनस बी एल, तो रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी एल का होल स्क्वायर, तो tan इनवर्स बी सी माइनस बी एल अपॉन जी। फिर आता है पावर ट्राइंगल, ये आपका अपरेंट पावर, ये ट्रू पावर, और ये आपका रिएक्टिव पावर, तो एस इज रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू सी माइनस क्यू एल का होल स्क्वायर, और सेम वही tan इनवर्स क्यू सी माइनस क्यू एल अपॉन पी। तो ये इजी है, मतलब इजी इसलिए क्योंकि रिपीट हो रही हैं, यही चीज़ें कॉन्सेप्ट यही चलते आ रहे हैं। हमने कितने सारे केस पढ़े, सीरीज आरएल सर्किट, सीरीज आरसी सर्किट, सीरीज आरएलसी सर्किट, पैरेलल आरएल सर्किट, पैरेलल आरसी सर्किट और पैरेलल आरएलसी सर्किट, ये 6वां केस आ गया आपका। फिर पावर फैक्टर की बात करेंगे तो सेम सिमिलर, उसमें कोई चेंज नहीं है, पावर फैक्टर में कोई चेंज नहीं है, ठीक है, वही सारा है। इसमें 2 फार्मूले और आप जोड़ देंगे, वो फार्मूले आपके हैं वी आर अपॉन वी और आपका आर बाई जेड, ये आपके 5 हो गए। अब यहाँ पे क्या लीड करेगा, अगर आप सी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है लीड करेगा। ओके, तो करंट आपकी कैपेसिटर करंट आपकी ज़्यादा है और करंट लीड किसके लिए करती है, कैपेसिटर के लिए करती है, तो ये लीड हो गया। अगर आपका आई एल ज़्यादा है तो लैग हो गया, और यहाँ दोनों इक्वल है तो यूनिटी पावर फैक्टर हो गया। अब क्वेश्चंस देखेंगे 1-2। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला ही क्वेश्चन है कि फाइंड आई सी एंड आई ऑफ द नेटवर्क सुन। आई सी और आई, देखो आई सी तो ये है और आई है, ये हमें निकाल के बताना है इस नेटवर्क के लिए। ओके, सो यहाँ पे क्या क्या अदर गिवन है, यहाँ पे करंट 24 एम्पियर जा रही है, यहाँ पे करंट 13 एम्पियर जा रही है, जो कि 2 करंट में डिवाइड होगी, आपका 5 एम्पियर और आईसी में। तो ये आपको क्या हो गया, 5 एम्पियर में और आईसी में 13 एम्पियर डिवाइड होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि आईसी क्या है, आईसी इज 13 - 5, लेकिन ये गलत है क्योंकि हम तो ये शुरू से देखते आ रहे हैं कि हम जब बात करेंगे कैपेसिटर की या फिर इंडक्टर की तो इस तरीके से नहीं लिख सकते। अब आप ये कह दो कि भाई इधर से 13 जा रही है और ये 2 जगह डिवाइड हो रही है, एक में 5 है तो दूसरे में क्या होगा 8 होगा, ये गलत है। अगर यहाँ पे या तो कैपेसिटर है या इंडक्टर, केवल रजिस्टर के केस में हम ऐसा कह सकते हैं। तो ये कंडीशन समझना बहुत ज़रूरी था कि ये वाली जो पॉइंट है ये गलत है, ये पूरी तरीके से गलत है। अब हमने क्या किया कि 13 जो है टोटल इस वाली ब्रांच की करंट, इस वाली जो कि 2 उसमें डिवाइड होगी, एक इसमें और एक इसमें। ओके, तो रूट ऑफ आई आर स्क्वायर प्लस आई सी स्क्वायर, यहाँ से हम आई सी निकालेंगे, तो यहाँ से आई सी हमने निकाली 12 एम्पेयर, तो ये 13 एम्पेयर 2 चीज़ों में बढ़ जाएगी, 5 एम्पेयर एंड 12 एम्पेयर। अब ये 5 एम्पेयर और 12 एम्पेयर में बढ़ गई। अब हम ओवरऑल बात करेंगे कि जो टोटल करंट आई है वो किसके इक्वल है, रूट ऑफ आपका आई आर स्क्वायर 1, और आपका ये क्या चीज़ है, ये तीनों पैरेलल आरएलसी सर्किट तो है जो हमने ऊपर सीखा, तो वही इक्वेशन लगाई है कि रूट ऑफ आई आर स्क्वायर प्लस आई सी माइनस आई एल स्क्वायर। ओके, हमने माना है आई सी ज़्यादा है, तो रूट ऑफ 25 प्लस 12 - 24, तो ये आपका, या इसका उल्टा भी कर लो तो भी हमें स्क्वायर ही लेना है, कोई दिक्कत नहीं पड़ती, चेंज नहीं होता। तो 12 - 24 का स्क्वायर, तो ये 13 एम्पेयर आ गई। तो ये जो आई करंट है ये भी एक्चुअली में 13 एम्पेयर ही है। ओके, 13 एम्पेयर। इफ़ केसीएल सेटिस्फाई, अब हमें ये चेक करना है कि केसीएल सेटिस्फाई है कि नहीं, मेन चीज़ यहाँ पे ये है। क्यों? क्योंकि देखो ये इस नोड की अगर देखेंगे तो इससे 24 एम्पेयर तो इसमें जा रही है और 13 एम्पेयर इसमें जा रही है, और 13 एम्पेयर ही 2 चीज़ों में कैसे डिवाइड हो सकती है, एक 24 एक 13, तो ये चेक करना ज़रूरी है। यहाँ तक तो एक्सप्लेनेशन ईजी था, मतलब हमने ये पूरे के पूरे जो हमारे फार्मूले होते हैं इसको यूज़ कर लिया उठा के। ओके, ये फार्मूले यूज़ कर लिया और कुछ भी नहीं है। अब हमने क्या किया कि आई को लिखा 24 एंगल -90, ये कौन सा हो गया, इंडक्टर वाला ब्रांच, क्योंकि इंडक्टर के लिए करंट लैग करती है तो -90 डिग्री। फिर कैपेसिटर रजिस्टर वाले के लिए 13 एम्पेयर। ओके, और रजिस्टर वाले के लिए क्या लिखेंगे, अभी हम इन दोनों के लिए एक साथ लिखेंगे, मतलब इसको मैं सब हटाऊँ तो फिर बात करते हैं। ये जो 13 एम्पेयर है ये इन दोनों में जा रही है, इन दोनों में जा रही है, इसको एक साथ लिखा, इसको कैसे लिखा, ये लिखा 13, ओके, और tan इनवर्स और आई सी अपॉन आई आर, आई सी इसका और आई आर इसका, ये चीज़ हमने यहाँ लिखी है 13 tan इनवर्स 12/5, तो इसको साथ में कर लिया। 24 एंगल -90 को लिख लिया -j, एंगल -90 डिग्री -j होता है, और 24 प्लस 13 एंगल, ये आपका सॉल्व किया था 67.38 डिग्री, ये हमने सॉल्व करके कैलकुलेटर से लाया। तो -j 24 प्लस 13 इंटू ये कॉस आप इस तरीके से कर देंगे। ओके, क्योंकि रियल पार्ट है तो कॉस ये रियल पार्ट है, इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो अगर आप मतलब ऐसे लिखना चाहते हैं आर एंगल थीटा और ये रियल पार्ट है तो ये इसको कैसे लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा लिख सकते हैं इसको। अगर ये आर और यहाँ जे होता
और उस तरीके से होता तो ये साइन हो जाता, चलो वो तो छोड़ो बात। तो ये r cos थीटा लिखा, तो ये cos 67.38 डिग्री हमने निकाला, और प्लस, अच्छा इसको पूरे में डिवाइड किया, प्लस J13, मतलब दोनों ही में डिवाइड होगा, कॉस में भी और साइन में भी, J13 और इसका दोनों पार्ट लिख लिए, मतलब ये तो पूरी पोलर फॉर्म थी। तो कुल मिला के r एंगल थीटा को लिखेंगे तो r cos थीटा प्लस J r sin थीटा, इस तरीके से लिखेंगे। तो ये हमने सॉल्व किया पूरा, ये पूरा सॉल्व किया, तो ये आपका सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया 5 माइनस आपका J12 आया। अब 5 माइनस J12 को अगर देखेंगे तो ये रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड फिर से इसका 13 ही आएगा। तो हमारा क्लियर हो गया कि भाई KVL सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि एंगल में चेंजेस हैं, बट ये जो 13 डिग्री आया था ये वाला 13 एम्पेयर सॉरी, तो ये सही था, ओके ये करेक्ट था। तो IC और I हमने जो निकाला, IC 12 एम्पेयर है और I आपका 13 एम्पेयर है, तो वो करेक्ट है। ये जैसा हमने चेक किया है पॉज करके देख लेंगे चाहेंगे तो। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद कि DC सर्किट की बात करें तो वहाँ पे KVL KCL जो होता है वो अरिथमेटिक मीन होता है, ये हमने सबने सीखा है कि DC सर्किट में KVL KCL अरिथमेटिक मीन की तरह काम करता है, बट यहाँ पे फेजर सम की तरह काम करता है। जैसे हर चीज़ को आपको रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि C इक्वल टू रूट ऑफ A स्क्वायर, तो ये फेजर सम है। तो AC के अंदर आपको ये करना पड़ता है, ये याद रखेंगे, ठीक है, AC के लिए ऐसे ही करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सोर्स वोल्टेज ऑफ द नेटवर्क। सुनिए, नेटवर्क है, इसका सोर्स वोल्टेज आपको बताना है, ओके। तो सोर्स वोल्टेज Vs बताना है। अब हमें देखो एक चीज़ समझो कि Vs जो वोल्टेज है वो कहाँ डिवाइड होता है, वो सीरीज़ में डिवाइड होता है, ओके, और पैरेलल में सेम रहता है। मतलब ये पॉइंट को हमने B माना, ये पॉइंट को हमने A मान लिया, और ये पॉइंट को हमने C मान लिया। मतलब जो BC का वोल्टेज है वो BC चाहे ऊपर वाली ब्रांच में आप बोलो चाहे नीचे वाली ब्रांच में बोलो, दोनों में सेम रहेगा वोल्टेज, ओके। तो आप किसी में भी निकाल लो, तो कुल मिला के जो Vs वोल्टेज है वो दो जगह डिवाइड हुआ, एक जगह तो इस वाले एलिमेंट में VAB 5 ओम में, और एक बार इस या तो इस ब्रांच में बोलो, इसमें किसी में भी बोलो, तो वो VBC। अगर हम VAB और VBC दोनों को निकाल लें तो हमारा Vs हमको पता चल जाएगा, तो हम वही करेंगे। हमको गिवन क्या है, ये I टोटल है, ये 1 एम्पेयर यहाँ पे करंट जा रही है, हमको ये पता है, ओके। तो इसको 1 एंगल 0 ले लेंगे, और हमें कुछ भी गिवन नहीं है, केवल एलिमेंट्स की वैल्यू गिवन है। तो I जो 1 एम्पेयर है तो इक्वल टू इसको करंट डिवीजन रूल लगाएंगे, दिस इज करंट डिवीजन रूल, टोटल करंट इनटू जिसमें आपको निकालना है उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस, और इनटू अपॉन सम। अब सम कैसे होगा, देखो ये दोनों पैरेलल ब्रांच में आपकी करंट डिवाइड हो रही है, ठीक है, ये I टोटल इन दोनों में डिवाइड हो रही है। देखो इसमें 1 एम्पेयर जा रही है, इसमें I डैश जा रही है, हमें पता नहीं क्या जा रही है। तो इनका सम क्या होगा रेजिस्टेंस का, ये 30 प्लस J40 प्लस 30 और माइनस J40, यही तो होगा, क्योंकि ये माइनस आ गया, ये आपको दिख रहा होगा, ये माइनस आ गया है। तो इसके माइनस के आने की वजह से ये आपका क्या हो जाएगा, कट के 60 हो जाएगा केवल। तो ये देखो 60 यहाँ पे यहीं से लाए हैं, ओके। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, I टोटल निकालेंगे, क्योंकि एक मतलब I तो हमें पता है कि I 1 है, मतलब हम करंट डिवीजन रूल लगा के ये नीचे जो 1 एम्पेयर है इसके लिए इक्वेशन लिख रहे थे, तो वो हम कर सकते हैं। तो I टोटल इज 60 अपॉन 30 प्लस J40, जो इसको रेसिप्रोकल कर लिया। तो 30 प्लस J40 को क्या किससे किया, 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको 50 दे देगा, और एंगल निकाल लेंगे tan इनवर्स करके 40/30, ठीक है, 40/30 एंगल, ये आपका आया पूरा। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये 1.2 एंगल माइनस 53.13 आ गया, ओके। तो अब VAB की बात करेंगे। VAB क्या है कि आपका जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है उसमें जितनी करंट मल्टीप्लाई हो जाएगी वो आपका VAB हो जाएगा, ओके। ये जो VAB हम ये निकाल रहे थे, ये निकाल रहे थे VAB, तो ये VAB क्या है, इस 5 ओम रेजिस्टेंस के लिए तो वोल्टेज है, तो ये जितना रेजिस्टेंस है इसके थ्रू जितनी करंट जा रही है दोनों का प्रोडक्ट। तो ये करंट हमने निकाली है टोटल, तो I की जगह यही लिख देंगे 1.2 एंगल माइनस 53.13, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 1.2 6 एंगल माइनस 53.13। तो VAB तो इतना आ गया। अब VBC निकालो। VBC के लिए क्या है कि हमें ये एलिमेंट पता है 30 माइनस J40, उसके थ्रू करंट गिवन है 1 एम्पेयर, तो VBC ऐसे आ जाएगा, और इसी इक्वेशन को हमने सॉल्व किया ही है, ओके। तो ये होगी 50 एंगल माइनस 53.13, और इन दोनों को जोड़ देंगे, एक ये, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका ये टोटल VS निकल आएगा। देखो इस तरीके से सॉल्व हुआ है, कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, और क्योंकि दोनों का एंगल सेम है तो आप डायरेक्ट जोड़ दो, 50 और 6 को जोड़ोगे तो 56 मिल जाएगा। तो आपका ये आंसर 56 एंगल, और ये एंगल आपका माइनस 53.13, यह आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, ये देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि ब्रांच 1 की बात हो रही है, ठीक है। फाइंड द टोटल एक्टिव
अपरेंट, रिएक्टिव और टोटल पावर, मतलब ये तीनों पावर भी और टोटल पावर हमें निकालनी है इस पूरे फिगर की। अब इसमें एक वोल्टेज सोर्स है भाई, और वो दो ब्रांच में वो डिवाइड हो रहा है, ब्रांच 1 ब्रांच 2। इसमें आपको दे दिया है कि ये एलिमेंट जो है उसका पावर कितना है 10 किलोवाट उसकी रेटिंग, और 0.8 लैग इसमें आपका पावर फैक्टर है। ऊपर ये वाला इसका है 10 किलोवाट एम्पियर और इसका 0.6 लीड है। ओके, तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो जैसे ब्रांच 1 की बात करते हैं, ब्रांच 1 की पावर 10 किलोवाट है और कॉस थीटा 1 दिया है, तो कॉस थीटा का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपकी जो पावर फैक्टर है इसके मतलब पी के फॉर्म में। तो ये आपका होता है P/S, कॉस थीटा इज P/S, या फिर थीटा इज कॉस इनवर्स और आपका P/S, ये तो सबको पता है। नीचे अपरेंट पावर आती है जो S = √P² प्लस आपका QL या फिर QL - QC वो स्क्वायर होता है। ओके, तो यही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो cos थीटा 1 इज P1/S1, या फिर cos थीटा इस कितना हो गया 0.8, और P1 हमको पता है, S निकाल लेंगे। तो देखो अब यहाँ से शुरू करते हैं। इसके लिए हमने P1 हमको पता है, S1 हमने निकाल लिया, और जब P1 और S1 निकाल लिया तो QL1 भी निकाल लेंगे। ठीक है, QL1 भी निकाल लेंगे, तो QL1 भी निकाल लिए, तो तीनों चीज़ें पता चल गई इस वाली ब्रांच के लिए। ओके, अब QL1 ही क्यों लिखा हमने उसे, क्योंकि ये हमको दिया गया है लीड, और लीड किसके लिए करेगा, इंडक्टर के लिए लीड करेगा। जब इंडक्टर के लिए लीड करेगा तो वही हम निकालेंगे। तो QL1 निकाला हमने, तो ये आपका सॉल्व हो गया 7.5 किलोवाट एम्पेयर आ गया। QL की यूनिट यही होती है। अब ब्रांच 2 की बात करेंगे, तो ब्रांच 2 की बात करने से पहले ये जो आपने निकाला है ब्रांच 1 के लिए निकाला है। ओके, ये 0.8 लैग यहाँ था, तो ये ब्रांच 1 का था ना कि ब्रांच 2 का, तो इस वजह से तो यहाँ पे मे बी QC1 होना चाहिए। ब्रांच अगर लैग ले रहे हैं, मतलब देखो इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर हम करंट की बात करेंगे तो आपका लैग होगा L के लिए, और अगर वोल्टेज की बात करेंगे तो वही L के लिए वोल्टेज लीड करेगा। तो इतना बस ओवरऑल पता होना चाहिए कि कौन लीड करता है कौन लैग करता है फॉर इंडक्टर एंड कैपेसिटर रेस्पेक्टिवली। तो ये चीज़ बस आपको इंपॉर्टेंट है। बाकी तो जैसे ये गलती से हो सकता है QC1 इधर होगा और QL1 इधर होगा। ओके, अब ब्रांच 2 की बात करते हैं। ब्रांच 2 में क्या गिवन है आपको 10 किलोवाट एम्पेयर, तो ये रिएक्टिव आपको पावर की S गिवन है। किलोवाट एम्पेयर यूनिट किसकी होती है, S की। तो कॉस थीटा किसका हो जाएगा P2/S2। P2 हमें निकालना है, तो देखो S2 तो गिवन था पहले से, P2 हमें निकालना है, वो हमने यहाँ से निकाला। P2 इज 6 किलोवाट, ये पता चल गया। और P2 पता चल गया तो QC1 निकालेंगे √S2² - P2², तो ये QC1 निकाल लिया हमने। ठीक है, तीनों चीज़ पता चल गई, तीनों चीज़ हमें पता चल गई यहाँ पे। अब ये तो इंडिविजुअल ब्रांच के लिए तीनों चीज़ पता चली है हमें। अभी हमें टोटल निकालना है, तो टोटल पावर की बात करेंगे तो PT इज P1 + P2। ओके, = J आपका QL1 - J QC1, क्योंकि C के लिए माइनस यूज़ करेंगे, पता है सबको लैग करता है। और ST इज P1 + P2 और प्लस J QL1 - QC1। तो हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं, तो इसमें एक साथ लिख लेंगे। मतलब ये जो दो इक्वेशन है आपकी, एक ये PT के लिए है और एक ये इसके लिए है इन द फॉर्म ऑफ QC1 QL1, तो इनको एक ही साथ लिख देते हैं। तो ये जो पार्ट होगा ये तो आपका हो जाएगा टोटल एक्टिव पावर, ओके 16। इसके संग ये जो पार्ट है ये आपका हो जाएगा टोटल रिएक्टिव पावर 0.5, और इससे टोटल हम ये अपरेंट पावर निकाल सकते हैं जो कि 16 किलोवाट एम्पेयर आ गई। तो ये आपका किलो वोल्ट एम्पेयर। तो ये आपको 9 चीज़ें मिली। पहली ब्रांच 1 के लिए तीनों, ब्रांच 2 के लिए तीनों, और फिर टोटल के लिए तीनों। तो एक दो चीज़ बताया, उससे आगे निकालते जाते हैं, फिर सॉल्व होता जाता है। तो इस तरीके से ये सॉल्व हुआ आपका। बट बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए पावर के कि कौन सी पावर क्या होती है, किसका क्या फॉर्मूला, वो सारी चीज़ें। अब जैसे यहाँ पे बात करते हैं, करंट I डिवाइड हो रही है I1 में और I2 में। यहाँ पे स्पेशली L है आपका एक एलिमेंट, और यहाँ पे C ऊपर R है आपका। ओके, तो यहाँ पे I1 क्या हो जाएगा इस VS अपॉन, ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे हम कि I1 को अगर निकालना चाहेंगे तो I1 किसके इक्वल हो जाएगा आपका वोल्टेज। अब यहाँ पे देखो वोल्टेज तो सेम ही है, वोल्टेज तो इस ब्रांच में भी VS रहेगा पूरा और इसमें भी VS रहेगा क्योंकि पैरेलल में है। ओके, तो इस पूरी ब्रांच के लिए अगर मैं बात करूँ तो वोल्टेज तो मुझे ऑलरेडी पता है इस पूरी ब्रांच के लिए, तो वही किया है कि वोल्टेज अपॉन पूरा इस ब्रांच का इम्पिडेंस R1 + JXL। इसको हमने क्या किया, नॉर्मलाइजेशन कर लिया इसका, R1 माइनस, ओके रेशनलाइजेशन बोलेंगे, -JXL और R1 - JXL। तो इसको ये मतलब इसके ये पॉजिटिव था तो इसके नेगेटिव वाले पार्ट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया।
तो ये सॉल्व हो के आपका कुल मिला के कितना आ जाएगा, ये 1/z1 हो जाएगा। तो 1/z1 क्या बन जाएगा, y1 इज g1 इजकल टू और माइनस JBL। ओके, अब ये क्योंकि हम इक्वेशन किसके लिए लिखते हैं, करंट वाले केस में इक्वेशन लिखते हैं या पैरेलल वाले केस में ये इक्वेशन लिखते हैं। तो पैरेलल वाले केस में आपका L के लिए करंट लैग करती है, तो L के साथ आपका माइनस यूज़ होगा। ठीक है, ये तो इस चीज़ का लॉजिक हो गया। तो ये हमने देखा, ये तो ब्रांच 1 के लिए थे। अब ब्रांच 2 के लिए भी सेम ऐसे ही करेंगे, I² इंटू JXL JI² XL या फिर JQL लिख सकते हैं। ये तो पहला पार्ट हो गया। I² माइनस JXC को हम लिख सकते हैं माइनस JI² XC और I² XC इज QC, मतलब ये तो इन्होंने बताया है कि ये इसके इक्वल होता है। अब फाइनली हम I2 के लिए बात करते हैं। यहाँ पे भी सेम लॉजिक कि टोटल वोल्टेज और अपन उस ब्रांच का टोटल आपका इम्पिडेंस, तो ये आपका R2 माइनस JX2, फिर इसके ये माइनस है तो इसके पॉजिटिव वाले पार्ट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया रिसलाइशन करने के लिए। तो ये आपका कुछ ऐसा आ गया Y2 प्लस G2 और यहाँ JBC के संग प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वेशन कब यूज़ करते हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पैरेलल केस में। पैरेलल केस में आपका कैपेसिटर के लिए जो करंट होता है वो लीड करता है, और यहाँ पे हम बात करते हैं करंट के रिस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया। तो y1 क्या है आपका, y1 इज g1 माइनस JBL और y2 क्या है g2 प्लस JBC। तो यहाँ पे टोटल करंट की बात करेंगे, I इज I1 I2 प्लस इक्वल टू VS y1 प्लस VS y2 इज V ऑफ y1 प्लस y2, ये लिख सकते हैं। VS तो दोनों में सेम, उसको V बोलो चाहे VS बोलो एक ही बात है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, VS y इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे एक चीज़ फॉर्मूला निकल के आया कि अगर हम एडमिटेंस की बात करते हैं तो एडमिटेंस पैरेलल में हमारा सम के इक्वल होता है। जैसा कि इम्पिडेंस हमारा सीरीज में काम करता है, एडमिटेंस हमारा पैरेलल में वैसे काम करता है। सो y इक्विवेलेंट इज y1 प्लस y2। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की तरह बोल सकते हैं इसको, फॉर पैरेलल। ये एक डेरिवेशन की तरह था कि पैरेलल के लिए ऐसा होता है। तो y इक्विवेलेंट कैसे हो जाएगा, दोनों इंडिविजुअल g को ऐड कर देंगे, और क्योंकि BC प्लस था और BL माइनस था तो BC माइनस BL कर देंगे और j को कॉमन ले लेंगे ये। ओके, तो ये आपका टोटल y इक्विवेलेंट निकल के आया। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी इसी चीज़ का एप्लीकेशन हम देखेंगे अभी। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है कि फाइंड C, हमसे C पूछ रहा है, व्हेन पावर फैक्टर ऑफ द नेटवर्क इज 0.8 और लैग। पावर फैक्टर बोल रहा है कि 0.8 है और लैग करेगा। अब कुल मिला के क्या है कि R और L तो चलो सीरीज़ में है, पर C उनके संग पैरेलल में है। तो पावर फैक्टर लैग करने से हम क्या समझ सकते हैं कि अगर करंट की बात कर रहे हैं, पावर फैक्टर लैग कर रहा है, तो कुल मिला के L डोमिनेटिंग है। तो देखते हैं ये हमारे कैसे काम आता है। फिर VT इजकल टू sin t दे दिया है, तो ओमेगा तो 1 हो गया। तो ब्रांच 1 की अगर बात करें उसी तरीके से सॉल्व करेंगे अलग अलग, ब्रांच 1 ब्रांच 2। XL आपका ओमेगा L इज़ 1 ओम, ये 1 हेनरी दे दिया तो ये 1 ही हो गया। G1 की बात करेंगे, G1 इज़ R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो ये आपका इस ब्रांच के लिए G1 कितना आ जाएगा, 1 अपॉन, ठीक है, 1 प्लस 1 2, तो 1/2। BL भी आपका 1/2 आ जाएगा। ओके, Y1 की बात करेंगे तो G1 माइनस JBL होगा, क्योंकि लैग है तो L के लिए, क्योंकि L मतलब करंट की बात कर रहे हैं, तो मतलब कुल मिला के तो करंट I ये आपका दो अलग अलग डिवाइड हो रही है, I1 और I2। तो कुल मिला के यहाँ पे ये पैरेलल सर्किट की तरह ही ट्रीट करेंगे इसको। तो माइनस JBL और इधर Y2 की बात करेंगे तो JBC, क्योंकि इस Y2 वाली जो दूसरी वाली ब्रांच है इसमें नो रजिस्टेंस, इसमें रजिस्टेंस है ही नहीं। जब नो रजिस्टेंस है तो नो कंडक्टेंस होगा, तो G भी नहीं होगा, तो ये डायरेक्ट JBC। तो JBC इज़ 1/XC, ये याद रखेंगे। ये 1/XC नहीं है, दिस इज J/XC। ओके, तो J/XC इज J ओमेगा C और इजकल टू JC, बिकॉज क्योंकि ओमेगा 1 है तो ये डायरेक्ट इसके इक्वल ही आ गया। तो कुल मिला के, और हमने ये भी सीखा है कि Y पैरेलल में आपका ऐड हो जाता है एडमिटेंस, तो ये 1/2, ये J 1/2 और ये C की वैल्यू हमें निकालनी है, वही C की वैल्यू ही हमें निकालनी है। तो दोनों को जोड़ दो, तो Y इक्विवेलेंट क्या हो गया, 1/2 प्लस JC माइनस 1/2। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया है कि ये J और C यहाँ से आया, कॉमन ले लिया, और ये जो माइनस 1/2 है ये वाला ये माइनस कर दिया, तो J को कॉमन लेके तो ये आ गया आपका, ये 1/2 प्लस, तो ये आपका टोटल जो मैंने लिखा है ये आपका Y इक्विवेलेंट है, ये Y इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे tan थीटा की बात करेंगे, tan थीटा इज आपका ये वाला टर्म इमेजिनरी अपॉन रियल, तो C माइनस 1/2 अपॉन 1/2। अब यहाँ पे हमारा खेल शुरू होता है cos थीटा का, जो हमें दिया था
कॉस थीटा इज 0.8 लैग, तो थीटा इज कॉस इनवर्स 0.8 इज लैग की वजह से यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है, माइनस आएगा लैग की वजह से, तो ये माइनस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लगाना। और कॉस इनवर्स 0.8 क्या हो जाएगा 36.86 डिग्री। अब इसी एंगल को tan थीटा में थीटा में लगा देंगे, ये माइनस 36.86 डिग्री, और इसको सॉल्व कर लेंगे और उससे फिर हम c की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि करीब करीब हमारी 0.125 और वो भी फेरेड आ जाएगी। तो ये आपका c इस क्वेश्चन में इस तरीके से आया। मतलब यहाँ पे देखो कोई स्पेसिफिकली ऐसा नहीं कि ऐसे करना है वो करना है, बहुत सारे तरीके नहीं है, बस एक मतलब शुरुआत कर देनी है। अच्छा आपको ये फार्मूला पता है, इससे ये सॉल्व कर लिया, अच्छा वो फार्मूला पता है, उससे वो सॉल्व कर लिया, इस तरीके से ही सॉल्व कर सकते हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इन द RLC सर्किट सोन, एक RLC सर्किट की बात कर रहे हैं। इन द गिवन फिगर द इनपुट V इज, तो इनपुट पूछ रहा है V क्या होगा RLC सर्किट की अगर बात करेंगे तो। ओके तो जैसे यहाँ पे तो ये V1T की बात कर रहा है इनपुट, और यहाँ ये V2T या VOT या V2T की बात कर रहा है। अब यहाँ पे चीज़ क्या क्या समझने वाली है कि V1T हमको दिया है, ओके द इनपुट वोल्टेज VI, ठीक है, इज बोल रहा है, इसको इनपुट वोल्टेज VI लिख सकते हैं, और इज ये दिया है, ठीक है, और हमसे पूछ रहा है आउटपुट वोल्टेज, ये आउटपुट वोल्टेज पूछ रहा है। V1T इज 2 cos 200t प्लस 4 sin 500t। अब देखो यहाँ देखते समझ में आ गया कि आपकी फ्रिक्वेंसी तो अलग है, तो आपको दोनों ही सोर्स को अलग अलग, जैसे फर्स्ट सोर्स और सेकंड सोर्स अलग अलग लेके सॉल्व करना पड़ेगा। ओके सो एज बोथ हैव डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, दोनों की अलग फ्रिक्वेंसी इसलिए अलग अलग। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझो कि यहाँ पे अगर इस वाली उसके पैरेलल सर्किट के लिए निकालते हैं, जैसे ये 0.25 हेनरी है आपका और 100 माइक्रोफेरेड है और 2 ओम उसके साथ पैरेलल में है, तो इसका टोटल इस पूरी दोनों ब्रांच का जो एक पूरा ये यहाँ से यहाँ तक है, तो इसका वो निकालेंगे इम्पिडेंस या कितना एडमिटेंस जो भी कितना होगा तो कितना होगा, तो V1T। अच्छा उसके पहले और क्या क्या देख सकते हैं हम, आउटपुट जो वोल्टेज होगा वो एक्चुअल में क्या होगा, जो इस पूरी ब्रांच के थ्रू होगा वोल्टेज, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो वोल्टेज होगा वही आपका आउटपुट वोल्टेज होगा, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो होगा वही आपका आउटपुट वोल्टेज होगा, वही हमें निकालना है। तो ये नॉर्मल चीज़ें हो गई। अब XL इज ओमेगा एल, ये तो पता ही है, इसको लिखने की क्या ज़रूरत है, XL इज ओमेगा एल, ये तो पता ही है। ओके अब यहाँ से शुरू किया V1T, पहले फर्स्ट सोर्स के लिए शुरू किया, इस 2 cos 200t, तो इस 200 के लिए निकालेंगे तो JXL निकालेंगे पहले। ओके JXL क्या, ये वाला, ये जो 0.25 हेनरी है इसके लिए, तो ये कितना दे देगा आपको 50J दे देगा। इसी तरीके से माइनस JXC निकालेंगे, वो भी 50J दे देगा, तो दोनों जीरो दे देंगे। मतलब कुल मिला के क्या है कि ये जो ब्रांच है ये 100 माइक्रोफेरेड का आपका कैपेसिटेंस और 0.25 हेनरी का आपका मतलब इंडक्टेंस, तो दोनों आपको एक बार ऐड करके एक साथ ऐड करके जीरो वैल्यू दे रहे हैं, तो जीरो इम्पिडेंस है। अब जीरो इम्पिडेंस होने का क्या मतलब हो गया, सर्किट ओपन हो गया। ओके सॉरी, जीरो का मतलब हो गया सर्किट शॉर्ट हो गया, उल्टा बोल दिया मैंने, ओपन होगा तो इन्फिनाइट हो जाएगा, तो सर्किट आपका शॉर्ट हो गया इस जगह से, तो करंट डायरेक्ट फ्लो कर जाएगी यहाँ से, करंट डायरेक्ट यहाँ से फॉलो कर जाएगी, इससे जाएगी नहीं। जब ये शॉर्ट हो गया, जब ये लाइन शॉर्ट उसको मिल गई तो फिर वो नीचे जाएगी नहीं करंट। तो ये यही चीज़ है कि Z इक्विवेलेंट इज जीरो, तो करंट ऊपर से चली जाएगी, नीचे से जाएगी नहीं। तो जो करंट इधर से जा रही है वही करंट इधर से जाएगी कंप्लीट। ओके सो नो वोल्टेज ड्रॉप, जब कोई करंट नहीं जाएगी तो उस तरफ कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा ही नहीं। इसका सीधा सा आंसर आ गया कि भाई V1 V2 के ही इक्वल हो जाएगा। मतलब कुल मिला के क्या है कि जो आप इधर से ये जो वोल्टेज भेज रहे हो तो वही वोल्टेज आपको आउटपुट में मिल जाएगा सेम, क्योंकि ये जो बीच का जितना ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ झालम झोल जो ये है, इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट ही नहीं जा रही है, करंट सीधी निकल जा रही है, मतलब करंट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है। तो आपका V1T V2T इस वजह से हो जाएगा। तो लॉजिक यहाँ पे क्या था, केवल ये जो Z इक्विवेलेंट निकाला, ये जो बॉक्स बनाया है ब्लू पेन से पूरा, तो इसकी वजह से इस जगह पे जो होगा Z इक्विवेलेंट वो जीरो है। तो मेन चीज़ यहाँ पे लॉजिक यही था। बाकी तो क्वेश्चन आपका जैसे गिवन होगा, ऑप्शन गिवन होंगे, तो ऑप्शन बी इसका ठीक हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जो इसका जो है 2 cos 200t प्लस 4 sin 500t, यही आपको आउटपुट में मिल जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट आपको चीज़ें गिवन है और आपको बताना है। जैसे फाइंड C आपको निकालना है, तो अलग अलग केस है यहाँ पे। देखो पहले क्या गिवन है कि ओमेगा 60 हर्ट्ज गिवन है और L आपको 0.2 हेनरी गिवन है, ये वाला L। इसके थ्रू करंट भी दे दिए, 0.5 एम्पियर करंट जा रही है इसमें। ओके 0.5 एम्पियर करंट जा रही है, ये करंट जा रही है, ये केस 1 है। केस 2 में हमने क्या किया है कि उन्होंने क्या है कि करंट तो सेम जाएगी। ओके ये देखो ये 0.5 एम्पियर करंट सेम जाएगी, बट यहाँ पे हमने क्या किया कि एक
कैपेसिटेंस को ऐड कर दिया, और यही कैपेसिटेंस क्या होगा ये हमें बताना है तब जब 0.5 जो करंट यहाँ से तो सेम जा रही है उसी टर्मिनल से, बट एल में तो 0.3 एम्पेयर चली जा रही है। मतलब कुल मिला के बात करें तो पहले वो 0.5 एम्पेयर ही जा रही थी और वापस आ रही थी। अब 0.3 तो यहाँ से जा रही है, और यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट होगी इसमें एक तो 0.3 यहाँ चली गई, जो 0.5 है 0.3 यहाँ चली गई, पॉइंट यहाँ पे कितनी जाएगी वो करंट पहले पता करो, उसके बाद सी पता करो, ये काम हमको करना है। अब दूसरे केस में क्योंकि ये क्या हो गया, इस पैरेलल आपका एलसी सर्किट हो गया पैरेलल में, तो इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं कि वोल्टेज का रेफरेंस लेके एल आई एल उसका लैग करता है, जो आपकी इंडक्टर की करंट होती है वो तो वोल्टेज से हमेशा लैग करती है पर कैपेसिटर वाली लीड करती है। तो इसी बेसिस पर हमने क्या किया कि यहाँ पे बीच में आई सी माइनस आई एल निकाल लिया। आई सी माइनस आई एल होगी हमारी 5 एम्पेयर, मतलब ये 5 एम्पेयर आई एक तो आई एल करंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अगर मैं इसको हटाऊँ सबको तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो करंट जा रही है ये करंट आई एल करंट है, और ये जो करंट है ये आई सी करंट है। ये आई सी और आई एल जो करंट है इन्हीं का हमने ये लिया यहाँ पे आई सी माइनस आई एल, तो रूट 0.5 एम्पेयर हो गई, यही हमने लगाया। आई सी माइनस आई एल इज़ 0.5, तो आई सी इज़ 0.3 प्लस 0.5, 0.5 प्लस 0.3 जो माइनस है इधर जाके प्लस हो गया, 0.8 एम्पेयर आ गई। तो इस सी से हमारी करंट कितनी जा रही है 0.8 एम्पेयर। अब आपने गौर किया होगा सबसे शुरू में आपको क्या वैल्यू दी थी, एल की वैल्यू भी दी थी और ओमेगा की वैल्यू भी दी थी। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, पहले तो अब एक्सएल निकालेंगे 2 पाई एफ एल, तो 2 पाई 60 इंटू एल 0.2 तो 24 पाई आ गया। अब क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे वी ए बी, जो ये जो आपका है ठीक है, इसके थ्रू वोल्टेज निकालेंगे। क्यों, देखो बहुत आसान सी बात है, आपने इसके थ्रू करंट तो भैया निकाल ली, अच्छी बात है। अब आप सी कैसे निकालोगे, केवल करंट से तो निकाल नहीं सकते, आप इसके थ्रू वोल्टेज भी निकाल लो वी सी, तो आप सी निकाल सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। अब जो वोल्टेज इसके थ्रू होगा वी एल और वी सी सेम होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं। तो वी एल इसका ब्रांच का वोल्टेज होगा वही इसका वोल्टेज होगा, तो इसी वजह से हम वी ए बी निकाल लेंगे आई एल इंटू एक्सएल। अब आई एल हमें इस वाली ब्रांच के लिए तो पता है और इसके लिए हमें एक्सएल पहले से पता है या फिर एल पता है, हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने यही किया 0.3 इंटू 24 पाई, तो ये आपका 7.2 पाई आ गया। इसको सॉल्व करके 22.62 वोल्ट आ गया वोल्टेज। अब हम इसको लगाते हैं दूसरी वाली ब्रांच के लिए जिसमें हमें ऑपरेट करना है। वी ए बी इज़ आई सी एक्स सी है, आई सी हमें पता है, आई सी कितना निकला 0.8 एम्पेयर, वी ए बी कितना निकला 22.62, तो ये देखो 22.62 अपॉन 0.8, तो ये और एक्स सी को लिख दिया 1.2 पाई एफ सी। अब सी हमें निकालना है, बाकी सब कुछ पता है। ओके, तो 7.2 पाई 0.8 1.2 पाई 60 ओमेगा, और सी हमें निकालना है, तो सी हमारा इतना आ गया 93.18 माइक्रोफेरेड। तो ये क्वेश्चन में क्या है कि बहुत कुछ हार्ड है ही नहीं, बट लेंदी क्वेश्चन है। दूसरी बात क्या है, आपको फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, इससे ये जुड़ रहा है, ये पता है तो ये सॉल्व किया जा सकता है, ये पता है तो ये किया जा सकता है, ये चीज़ें यहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंट है समझनी। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। लोकस डायग्राम को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा इस लेक्चर का। तो ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस लेक्चर का। यहाँ पे क्या दिया है आपको, E1 दिया है, ये E1 एक है और ये E2 दूसरा है। जैसे इसके लिए आपका E1 इज़ √3 एंगल 30 डिग्री, इसके लिए E2 के लिए √3 एंगल -30 डिग्री। ओके, ये आपका क्या है 1 ओम और 1 ओम, तीन आपके रजिस्टेंसेज है। यहाँ हमने वी ए इसको प्लस वी ए इस नोड पे नोडल लगाएंगे तो वी ए वोल्टेज मान लिया। ओके, E1 जो है आपका एंगल 30 डिग्री, तो कॉस ओमेगा टी प्लस 30 कर दिया, और ये -30 है तो इसको हमने मतलब ये हमने खुद से लिखा है √3 और एंगल 30, √3 -30 हमने खुद से लिखा, हमें गिवन ये था, ये गिवन था। तो यहाँ से हम क्योंकि ये साइन था और ये +60 था, इसमें हमने -90 किया और इसको कॉस बना लिया। ये जब कॉस बन गया तो ये कॉस के टर्म में ओमेगा टी -30 डिग्री आ गया। अब यहाँ से हमने इसको ये लिख दिया, ठीक है, यहाँ से ये लिख दिया है, और ये जो था यहाँ से ये लिख दिया है, तो ये हमने खुद से लिखा है। हमने नोडल लगा दिया, तो वी ए माइनस √3 एंगल 30 इस वाले नोड के लिए, इस वाले के लिए, और इसके लिए तो ये खुद वी ए है ही, तो वी ए अपॉन 1 आ गया इसके लिए। और अगला वाला वी ए माइनस √3 एंगल -30 यहाँ पे हो गया अपॉन 1 इजकल टू 0। तो ये आपका कुल मिला के ये वी ए इजकल टू ये करते करते ओके, ये इक्वेशन पूरी आई। अब यहाँ पे अननोन तो केवल एक ही है वी ए, तो वी ए इज़ 1/3 2√3 माइनस √3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1 वोल्ट आ जाएगा, तो 1 एंगल 0 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 एंगल 0 को आप कैसे दिखाएंगे 1 कॉस
ओमेगा टी प्लस 0, तो कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। तो वी ए आपका टी जो है वो आपका कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, ऑप्शन ए। अब यहाँ पे एक दो चीज़ समझने वाली और है कि आप इसको कोसाइन को साइन में कैसे बदलेंगे। ओके, तो जब ये बात आती है तो जैसे ये है तो ये आपको ओमेगा टी प्लस आप 90 कर दोगे तो कॉस आपका किस में, साइन में चेंज हो जाएगा। तो अगर आप इस तरीके से लिखो तो इसको आप 1 एंगल 90 डिग्री भी लिख सकते हो, है ना। बट ये चीज़ गलत हो जाएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये 1 है ये हमारा किसको दिखा रहा है, पीक वैल्यू को दिखा रहा है। ओके, और क्वेश्चन हमारा जो है सो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि ये आपका पीक वैल्यू है और ये पीक वैल्यू है। तो और क्वेश्चन जो था वो आपका पीक वैल्यू के फॉर्म में नहीं था, नॉट इन द फॉर्म ऑफ पीक वैल्यू। तो इस वजह से क्या होगा कि आप 1 एंगल 90 डिग्री या जे एंगल 90 डिग्री मतलब ये सब नहीं लिख सकते हैं। आपका ये कॉस ओमेगा टी ही सही आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा ख़त्म होता है एसी वाला पार्ट। फिर लोकस डायग्राम को नेक्स्ट लेक्चर से हम देखेंगे।